हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है या कैसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस रहती हैं। देयर आर टू कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम। तो उन दो कंडीशंस की हमें यहाँ पर बात करनी है। पहली कंडीशन हमारी कौन सी है, और दी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोगों की है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है इफ इट रिमेन्स एट रेस्ट और मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एक बॉडी रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो आप ये कह सकते हो कि वो रेस्ट पर है, या आप ये कह सकते हो कि वो जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अपने पास रखती है या एक्वायर करती है। ठीक है बच्चों, अब जो कंडीशन है इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, दैट हाउ कैन वी अचीव दिस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स और वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। एक्सटर्नल फोर्सेस का जो वेक्टर सम है बच्चों वो आपका 0 होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन और द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो आपकी कंडीशन रहती है वो ये है कि द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ न्यूटन लॉ कहता है कि F की वैल्यू m में है। अगर वेक्टर सम फोर्सेस का 0 है या टोटल जो फोर्स है आपका वो 0 है तो आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू m में है, आप लिख सकते हो 0 इज इक्वल टू m a, या a की वैल्यू भी कितनी बन गई, 0 बन गई। a 0 यानी कि dv by dt इज इक्वल टू 0। हमें पता है एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी बाय द टाइम टेकन, देयरफॉर dv by dt is also equal to 0। अब अगर किसी चीज का डेरिवेटिव 0 होता है, if the derivative of any quantity is equal to 0 then that quantity is a constant one। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपका dv by dt 0 है तो v आपका कांस्टेंट होगा। क्योंकि dv by dt 0 है तो v आपका कांस्टेंट होगा। अब इट मीन्स, अब यहाँ से हमने शो कर दिया कि v आपका क्या है, कांस्टेंट है। या पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करने के लिए या टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस के 0 होने के लिए v हमारा कांस्टेंट आ गया। सो इट मींस दैट अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ आइदर, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है इफ आइदर v इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू कांस्टेंट। या तो v आपका 0 हो, वेलोसिटी आपकी 0 हो, या वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी आपकी 0 होगी या वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव 0 होगा। डेरिवेटिव 0 होगा तो a 0 होगा, a 0 होगा तो f 0 होगा, और f 0 होगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आपका v 0 है या v कांस्टेंट है, अगर ये 0 है या ये कांस्टेंट है तो a 0 होगा, a 0 होगा तो f 0 होगा, यानी कि टोटल वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम 0 होगा। और पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन आपकी यहाँ से आ जाएगी या अचीव हो जाएगी। अब जो इक्विलिब्रियम v इज इक्वल टू 0 होने की वजह से आता है, या रेस्ट जो पोजीशन है, जो रेस्ट स्टेट है आपकी, उसकी वजह से आता है, उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जो इक्विलिब्रियम आपका v इज इक्वल टू कांस्टेंट होने की वजह से आता है बच्चों, उसे हम यूनिफॉर्म या डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो v इज इक्वल टू 0 या रेस्ट स्टेट की वजह से आता है उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जो इक्विलिब्रियम आपका v इज इक्वल टू कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन की वजह से आता है उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये तो आपकी रही फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही लिखा है
that we have two conditions for the equilibrium. Moving to the second one. हमारी नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि a body is said to have or a body said to have a rotational equilibrium if the body does not rotate or it rotate with a constant angular velocity. या तो बॉडी रोटेट ही ना करे और अगर वो रोटेट करती है तो वो कांस्टेंट एंगुलर जो आपकी वेलोसिटी है उससे वो रोटेट करे, ठीक है. अब फॉर दिस नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो. और जैसे कि हमने कहा कि ट्रांसलेशनल जो इक्विलिब्रियम है उसमें आपका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो जो आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है उसमें आपका जो नेट टॉर्क है बच्चों उसकी वैल्यू जो है वो जीरो होनी चाहिए. अब वो कहते हैं नेट टॉर्क जीरो है, यानी कि समीशन ऑफ टॉर्क आपका जीरो है. अब टॉर्क किसके इक्वल होता है? डीएल बाई डी के बराबर होता है. आई हैव प्रूव दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम. मैंने आपको ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का बताया था. नाउ इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो देन एल वुड बिकम कांस्टेंट. अगर ये जीरो है तो उसका मतलब है डीएल बाई डी जीरो है या एल कांस्टेंट है. टॉर्क है डीएल बाई डी है ना, अगर ये जीरो है तो एल क्या है? कांस्टेंट है. डीएल बाई डी इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि एल आपका कांस्टेंट है. ऑल्सो एज टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. अब ये क्या है भाई? ये है टॉर्क, ये हमारा टॉर्क है. आई है होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई होता है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होती है एंगुलर एक्सेलरेशन. ये जो सारी टर्म्स हैं अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर या रोटेशनल मोशन में कौन सी टर्म्स ली जाती है वो आगे भी आपके लिए प्रमोट होंगी. तो भी के लिए सिंपल आपका क्या है कि ये आपका क्या है? टॉर्क है, पहले भी आ चुके हैं ये. तो आई आपका होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं अल्फा और ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर अब टाउ की वैल्यू जीरो है, आई अल्फा भी जीरो है, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है? जीरो है. ये एंगुलर एक्सेलरेशन आपकी जीरो है. तो यहाँ से एक चीज साफ हो गई कि एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट और एल would remain constant and the angular acceleration is zero in rotational equilibrium. ठीक है बच्चों, हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ सीखी हैं कि एक बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी, तो उसके लिए कौन सी जो आगे टर्म्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमें कंसीडर करनी है वो ये है. तो अभी तक हमने दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में सीखा, क्या है कैसे नहीं है. एक जो कंडीशन थी वो था आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब नेट जो टॉर्क जो नेट आपका फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो होती है. और एक बॉडी आपकी बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब नेट टॉर्क की वैल्यू आपकी जीरो होती है. ओके, सो आई होप दिस सिंपल टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव विद अस. हाँ जी, अब आपका है रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन में जो हमारी इक्वेशंस रहती हैं वो होती हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. और ये इक्वेशन जो है वो सिमिलर ही है जैसे आपकी लीनियर की थी. क्यों? किस तरीके से मैंने सीख लीजिए. जैसे हम लीनियर मोशन में कहते हैं कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, सॉरी, जैसे हम लीनियर मोशन में कहते हैं कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी t है, डिस्टेंस आपका s है और एंगुलर जो एक्सेलरेशन है आपकी, सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो आपकी a है. ठीक है, तो जो हमारा रोटेशनल मोशन है उसमें जो हमारी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट होती है, फाइनल ओमेगा होती है. जो हमारा s है डिस्टेंस उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन जो है हमारी वो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा बन जाती है. ठीक है, ये कुछ आपके एनालॉग्स हैं कि हम किस तरीके से अपनी टर्म्स को डिफाइन करते हैं. अगेन जैसे आपके सिंपल मोशन में, लीनियर मोशन में इक्वेशंस होती हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बच्चे, ऐसे ही आपके रोटेशनल मोशन में इक्वेशंस होती हैं। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ये हमारी रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस है और ये हमारी लीनियर वाले की है। तो अब इन इक्वेशंस का प्रूफ शुरू करते हैं। हमें इन तीन इक्वेशंस की जो वैल्यूज हैं इनको प्रूफ करना है या इनका प्रूफ करना है। क्या होगा भाई, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। जैसे आपकी लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन dx बाई dt होता है, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन होता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। सॉरी, जैसे आपके लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन डी बाई डी टी होता है, वैसे ही एंगुलर मोशन में जो आपका अल्फा होता है, क्योंकि एंगुलर मोशन में जो सिंपल एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बन चुके हैं। टी बाई डी टी है, जो सिंपल वेलोसिटी वी है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बन चुकी है। तो बच्चों आपका जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी और डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट and at time t omega is equal to omega. So on integrating this equation with these limits, what we get, integration d omega from omega naught to omega is equal to integration alpha dt from 0 to t. इंटीग्रेशन लिमिट्स इंपोज कीजिए, क्या आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस 0 और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। इसे आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। विद दिस वी हैव प्रूव्ड द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। हमने सबसे पहली जो अपनी इक्वेशन है उसको प्रूव कर दी है। ठीक है, आगे की इक्वेशन पर चलते हैं। आपकी सेकेंड इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होता है भाई, सिंपल लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt। तो एंगुलर वेलोसिटी को आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई dt। जैसे आपके बच्चों जो v होता है वो dx बाई dt होता है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका ओमेगा क्या होगा, डी थीटा बाई dt होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, थीटा है, और एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या है, ओमेगा है। तो क्या बन जाएगा ये, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा dt। देन इंटीग्रेटिंग यूजिंग द लिमिट्स, आप डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे बच्चों, कहाँ से कहाँ तक करोगे, आप डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम 0 टू t। अब यहाँ पर देखो ओमेगा को लिख सकते हो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी यही है। ओमेगा किधर क्या आएगा, पहली इक्वेशन मैंने प्रूफ करवाई थी कि ओमेगा होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ओमेगा होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी 0 टू टी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट डी टी 0 टू टी प्लस अल्फा इंटीग्रेशन टी डी टी 0 टू टी। अगेन एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, इंटीग्रेशन डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा नॉट डी टी फ्रॉम 0 टू टी प्लस अल्फा इंटीग्रेशन टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी। क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, लिमिट्स इंपोज करोगे। लिमिट्स इंपोज करोगे, तो जब आप लिमिट्स इंपोज करोगे तो क्या होगा, थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस 0 प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 0 टू टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर माइनस 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। विद दिस वी हैव प्रूव्ड द वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड इक्वेशन रिलेटेड टू द रोटेशनल मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन पर चलते हैं। थर्ड एंड द लास्ट फाइनल इक्वेशन, मूविंग अहेड टू दैट इक्वेशन वी हैव विद अस
आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। कैसे प्रूव करोगे? ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी होता है। जैसे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, ऐसे ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है। जैसे a इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, वैसे ही अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। मैंने ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर एक डी थीटा ले लिया, नीचे एक डी थीटा ले लिया। ठीक है, इतना आगे चले। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये वाला डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है ना। अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी को बच्चों हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू ओमेगा, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है। ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट्स इंटीग्रेटिंग जो लिमिट्स होंगे यूज करते हुए, इंटीग्रेशन फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा अल्फा डी थीटा। क्या बन जाएगा ये? ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय में 2 लिमिट्स फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा थीटा लिमिट्स फ्रॉम 0 टू थीटा। इतना ठीक है सबको? हाँ जी, चले आगे। लिमिट्स इंपोज करते हैं, बहुत सिंपल सा काम है। ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा माइनस 0। क्या इक्वेशन बन जाएगी? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। यही तो प्रूफ करनी थी। With this, in today's video, we have completed the two very important topics. One of them is the equilibrium, and second one is the important 3 equations related to the rotational motion. With this, अगर किसी बच्चे ने अभी तक अपनी फीस डिपॉजिट नहीं की है, डिपॉजिट एट द अर्लीस्ट, क्योंकि अब तो आपका रूल भी आ गया है पीछे से कि 31 अगस्त तक अगर आप फीस डिपॉजिट नहीं करते देन यू कांट सिट इन एग्जाम, तो वो आपके लिए आपका ईयर जो है वो खराब हो जाएगा। सो डिपॉजिट योर फीस एट द अर्लीस्ट। With this, be regular with videos. Don't waste your time. Study hard. Thank you.